तो अब हम बेटा हैंड आउट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हैंड आउट का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। S1 का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन का पास पर हैंड आउट क्वेश्चन नंबर 1। सवाल ये कह रहा है बेटा, सवाल कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टाइम T minutes taken to do the crossword in a certain newspaper was observed on 12 occasions। और कहता है कि the results are summarized below। कहता है कि summation of T minus 35 is equals to minus 15 and summation of T minus 35 whole squared is 82.23। Requirement है कि calculate the mean and standard deviation of these times taken to do the crossword। तो अब बेटा आप ये देखो कि सवाल में ओरिजिनल वेरिएबल है टाइम। टाइम टी। टी इज बेसिकली द ओरिजिनल वेरिएबल। और टी में से बेटा कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि टी में से 35 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, सवाल को अपने लिए आसान बनाने के लिए लेट्स टेक अ सब्स्टिट्यूशन। एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस 35। एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस 35, यानी कि जहां पे बेटा टी माइनस 35 लिखा होगा वहां पे मैं एक्स लिख दूंगा। इसका मतलब सवाल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरे पास क्या है बेटा, पहले समेशन ऑफ एक्स है विच इज माइनस 15। क्योंकि मैं जब टी माइनस 35 की जगह एक्स लिख सकता हूँ, तो मैंने समेशन ऑफ टी माइनस 35 को बोल दिया समेशन ऑफ एक्स विच इज माइनस 15। तो इसी तरीके से बेटा मैं कह सकता हूँ कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 82.23। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? सिंपल सी बात। मैंने क्या किया, सवाल को जरा सिंपल बनाने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन ले ली। x इज इक्वल टू टी माइनस 35। अब जब x इज इक्वल टू टी माइनस 35 की बेटा मैंने सब्स्टिट्यूशन ली है, तो मैं कह सकता हूँ कि x बार इज इक्वल टू टी बार माइनस 35। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए। x इज इक्वल टू टी माइनस 35 है, तो मैं कह सकता हूँ कि x बार इज इक्वल टू टी बार माइनस 35। x बार हमारा कोडेड मीन है, टी बार हमारा ओरिजिनल मीन है। सवाल में ओरिजिनल वेरिएबल टाइम का है, यानी कि टी मिनट्स। ठीक है बेटा। तो जहां पे एक्स बार लिखा हुआ है वहां पे मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ एक्स ओवर एन। ठीक है। और टी बार मैंने निकालना है, वो अननोन है। ठीक है, वही तो मेरी रिक्वायरमेंट है पहले कि कैलकुलेट द मीन। पहले मैं मीन निकाल लूंगा और फिर मैं स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लूंगा। तो टी बार जब मैंने निकालना है तो मीन ऑफ टी निकालना है ना मैंने। ठीक है। एंड देन माइनस 35। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताएं। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ बेटा कि समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास माइनस 15 है, एन मेरे पास है 12, क्योंकि 12 ओकेजन्स हैं। सो माइनस 15 ओवर 12 इज इक्वल्स टू टी बार माइनस 35। ये बात बेटा समझ आ रही है? बताओ। ठीक है ना? तो मैं क्या बोलूंगा कि टी बार विल बी इक्वल्स टू माइनस 15 ओवर 12 प्लस 35। ठीक है बेटा, लिखें कैलकुलेटर में। माइनस 15 ओवर 12 प्लस 35, यानी कि बेटा ये हो गया, तो ये हो जाएगा 33.75। सो टी बार की वैल्यू 33.75 के बराबर आ गई। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताएं। 33.75 मिनट्स। तो अब बेटा मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सिंस मुझे पता है कि बेटा सब्स्टिट्यूशन किया हमारे पास x इज इक्वल टू टी माइनस 35। सिंस हमें पता है बेटा कि सब्ट्रैक्शन की वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता, वेरिएंस चेंज नहीं होता। तो मैं कह सकता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ t। यानी कि जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी निकालना है तो आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाल लो, क्योंकि सवाल में बेटा इन्फॉर्मेशन आपको एक्स के साथ दी हुई है ना। हमने टी माइनस 35 की जगह जो है वो एक्स रख दिया था। तो हमें पता है कि समेशन ऑफ एक्स हमारा माइनस 15 है और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 82.23 के बराबर है। तो जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाल लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी आ जाएगा, और वही मेरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बेटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। यानी कि पहले मैंने अंडर रूट बनाया, उसमें लिखा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। इस बात से एग्री करते हो? बताओ। सिंपल सी बात है। तो सिंस हमें दिख रहा है कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 82.23, तो अंडर रूट में लिखा आपने 82.23 अपॉन एन की वैल्यू, एन इज 12। ठीक है। एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, यानी कि समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है।
ठीक है बेटा, तो पहले लिखें अंडर रूट में क्या आ रहा है, 82.23/12 माइनस माइनस 15/12 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ रहा है 5.29। तो अंडर रूट में आपके पास आ रहा है 5.29, एंड अंडर रूट ऑफ 5.29 इज 2.3। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी बेटा 2.3 आ रहा है, जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर हम कह देंगे भाई के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी, क्योंकि टी क्या है, सवाल का ओरिजिनल वेरिएबल है। देयरफॉर हम कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी इज 2.3 मिनट्स। इस बात में मेरा कोई मसला, कोई स्टेप रिपीट करना है तो बेटा प्लीज काइंडली बता दें। इतनी वर्किंग कॉपी कर ली, आगे बढ़ूं? इतना कर लें कॉपी, हो जाए तो बताएं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल कह रहा है कि अ समरी ऑफ 24 ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्स गेव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक तो ये कि समेशन ऑफ एक्स माइनस ए इज -73.2, एंड समेशन ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर्ड इज 2115। कहता है कि द मीन ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ एक्स इज 8.95। यानी कि सवाल में हमें एक्स बार दिया हुआ है बेटा, कि एक्स बार जो है वो इट इज इक्वल टू 8.95। इस बात से एग्री करते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ बेटा, सवाल को आसान बनाने के लिए लेट से एक सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूँ। लेट से एक सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, t इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। यानी कि जहां पे कहीं x माइनस ए लिखा होगा वहां पे हम t लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि समेशन ऑफ t मुझे दिया हुआ है विच इज -73.2। ठीक है, सवाल का ओरिजिनल वेरिएबल बेटा x है यहाँ पे। ठीक है, और हमने x माइनस ए की जगह एक सब्स्टिट्यूशन ली है t। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो मैं इसी तरह कह सकता हूं कि समेशन ऑफ टी स्क्वायर इज 2115। इस बात से बड़ा एग्री करते हैं, बताएं। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए। ठीक है ना? तो सिंस बेटा मुझे पता है कि सब्स्टिट्यूशन मैंने क्या ली है, टी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो सिंस आपको पता है कि बेटा सब्ट्रैक्शन कराओ, एडिशन कराओ, मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड कराओ, जो भी कराओ मीन तो इफेक्ट होता है ना। तो हम कहेंगे टी बार इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए। ठीक हो गया। अब जहां पे बेटा कहीं टी बार लिखा हुआ है वहां पे मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ टी बार का, कि समेशन ऑफ टी ओवर एन। और जहां पे एक्स बार लिखा हुआ है बेटा वहां पे मैं लिख दूंगा 8.95, क्योंकि एक्स बार की वैल्यू बेटा दी हुई है ना मुझे। मीन ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स बार, यानी कि मीन ऑफ एक्स एंड देन माइनस ए। तो अब जब बेटा जहां पे समेशन ऑफ टी है वहां पे मैं लिख सकता हूँ -73.2। सिंपल सी बात। So -73.2 divided by 24 is equals to 8.95 minus a। इस इक्वेशन को बड़ा सॉल्व करें और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यानी कि a विल बी इक्वल टू व्हाट, 8.95 प्लस 73.2 ओवर 24। तो 73.2 डिवाइडेड बाय 24, तो बेटा ये आता है 3.05। ठीक हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि देयर फॉर ए इज इक्वल टू वॉट, 3.05 के अंदर बेटा 8.95 ऐड कर दीजिए, तो ए इज इक्वल टू 12। ए की वैल्यू बेटा 12 के बराबर आ रही है। ये आपका पार्ट ए का सिंपली आंसर हो गया, यानी कि पार्ट 1 का। इस बात में बेटा कोई मसला किसी को, बताइए प्लीज, लिख के बता दें, बोल के बता दें, थम्स अप कर दें बेटा, जरा जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिए। और भी सवाल करने हैं अभी। ए की वैल्यू बेटा 12 के बराबर आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा पार्ट 2 देखें क्या कह रहा है, कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ एक्स। यानी कि बेटा एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सिंस बेटा हमें पता है कि टी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ठीक है ना? तो मैं क्या कहूँगा बेटा, चूंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी है वो ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो जाएगा। निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। सवाल का ओरिजिनल वेरिएबल बेटा एक्स का है, लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी निकाल लूंगा तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। और सवाल में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी निकालने के लिए दी हुई है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि एक्स माइनस ए की जगह मैंने सिंपली जो है वो टी लिख दिया था। ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी निकालना है, सो दिस एसेंशियली मींस दैट के
आप इसका फॉर्मूला लिखें, यानी कि अंडर रूट बनाया, उसमें लिखा समेशन ऑफ टी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन ऑफ टी ओवर एन इसका होल स्क्वायर। इस बात से बेटा एग्री करते हो बताओ? सिंपल सी बात। यानी कि बेटा जहां पे x माइनस ए था वहां पे मैंने t लिखा था, तो समेशन ऑफ टी स्क्वायर बेटा क्या है, 2115। तो 2115 डिवाइडेड बाय 24, उसमें से बेटा क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है मीन ऑफ टी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यानी कि समेशन ऑफ टी ओवर एन का होल स्क्वायर, यानी कि -73.2 ओवर 24 इसका होल स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक हो गया। यानी कि अंडर रूट में क्या आ रहा है पहले ये देख लो, 2115 डिवाइडेड बाई 24 माइनस -73.2 ओवर 24 इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आ रहा है 31529 ओवर 400, यानी कि अंडर रूट में बेटा क्या आ रहा है, 31529 डिवाइडेड बाय 400, एंड अंडर रूट ऑफ दिस आंसर इज 8.878। ठीक है ना, 8.878, यानी कि करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये एक इन एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो फिर करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दें, 8.88। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बात बेटा समझ आ रही है बताओ? करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गया? कोई स्टेप रिपीट करना है बेटा बताओ, जल्दी से हरी अप। कितना कॉपी करें, हो जाए तो बताएं, रिस्पॉन्स करें बेटा जल्दी से। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि रेचल measured the lengths in millimeters of some of the leaves on a tree. Her results are recorded below। 32, 35, 45, 37 ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। एक अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, रॉ डेटा दिया हुआ है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लेंथ ऑफ दीज लीव्स। ठीक है बेटा, तो मीन निकालने के लिए सिंपली हम बोल देंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, यानी कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स ओवर एन। ठीक है बेटा, तो पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, जो कि बेटा क्या आ जाएगा, 32 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 44 प्लस 33 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 45। ये बेटा सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स आपके पास आ रहा है 384। ठीक है, और एन आपके पास क्या है, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, तो एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार विल बी इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि एक्स बार आपके पास हो जाएगा 38.4। 38.4 मिलीमीटर्स। सवाल में ओरिजिनली यूनिट जो इस्तेमाल हैं वो मिलीमीटर्स हैं। ठीक है बेटा, तो एक्स बार मीन आपके पास हो जाएगा 38.4 मिलीमीटर्स। उसके बाद बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले अंडर रूट बनाया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। सो हम बेटा यहाँ पे एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर करके उनको आपस में ऐड कर देंगे, तो 32 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 39 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। ठीक बेटा, 14954 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर इज 14954। ठीक है बेटा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आपने ये सब चीज़ें लिखते हैं, 14954 ओवर 10 माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो मीन आपके पास जो है वो 38.4 आ रहा है, यहाँ पे 38.4 लिख लो, या फिर 384/10 इसका होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो अंडर रूट में जो है वो क्या चीज़ आ रही है, यानी कि एक्स स्क्वायर का सम ओवर एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेटर में लिखे हैं तो बेटा अंडर रूट में आ रहा है 521/25। अंडर रूट ऑफ 521/25
ठीक है। √5 21/25 ये क्या होता है बेटा? ये होता है 4.565। 4.565 यानी कि करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स 4.57 मिलीमीटर। ठीक है ना बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन के जो यूनिट्स होते हैं, वो जो ओरिजिनल डेटा हमारे पास होता है उसके जो यूनिट्स होते हैं वही स्टैंडर्ड डेविएशन के यूनिट्स होते हैं। हाउएवर वेरिएंस के यूनिट्स जो हैं वो ओरिजिनल यूनिट्स का स्क्वायर हो जाते हैं। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ रहा है 4.57 मिलीमीटर करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस बात से बड़ा एग्री करते हैं? बताएं, कोई मसला यहाँ तक? उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 4। सवाल ये कह रहा है बेटा, सवाल कह रहा है कि द टाइम इन मिनट्स फॉर 7 स्टूडेंट्स टू बिकम प्रोफिशिएंट एट अ न्यू कंप्यूटर गेम वर मेजर्ड। और कहता है कि द रिजल्ट्स आर शोन बिलो। ये आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई है बेटा 7 स्टूडेंट्स की, 15 10 48 10 19 14 एंड 16। तो पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज टाइम्स। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ पे टाइम्स दिए हुए हैं, यानी कि लेट्स से मैं सवाल के वेरिएबल को टी बोल देता हूँ, या फिर अगर एक्स भी बोल दूँ तो भी कोई मसला नहीं है। सिंपली आपके पास एक अनग्रुप्ड यानी कि रॉ डेटा है। ठीक है, तो अब इसको टी बोलो या एक्स बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तो अगर मैं लेट्स से एक्स भी बोल दूं, तो पहले मैंने मीन निकालना है, मीन इज एक्स बार। ठीक है बेटा, तो एक्स बार यानी कि मीन के सर आ जाएगा एक्स की वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय एन। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताएं, तो मीन जरा जल्दी से निकाल लीजिए। यानी कि बेटा एक्स की वैल्यूज का सम करें तो 15 प्लस 10 प्लस 48 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 16, इन सबको ऐड अप करें बेटा क्या आ रहा है? 15 + 10 + 48 + 19 + 14 + 16, ये आ रहा है बेटा 132 के बराबर। ठीक है बेटा, एक्स का सम जो है वो 132 के बराबर आ रहा है डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि कितनी ऑब्जर्वेशन है बेटा? 7 है। तो 132 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि बेटा ये 18.857। ठीक है, 18.857। सो करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा ये हो जाएगा 18.9 मिनट्स। ठीक है बेटा, सवाल में यूनिट्स हमारा मिनट्स है। ठीक है भाई, ये आपका मीन हो गया। फिर उसके बाद ये कह रहा है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। पहले आपने एक अंडर रूट बनाया। ठीक है, उसमें पहले देखा एक्स स्क्वायर का सम ओवर एन माइनस मीन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स का सम ओवर एन इसका होल स्क्वायर। तो अब बेटा एक्स की हर वैल्यू को स्क्वायर करें और उनको आपस में ऐड अप कर दीजिए। क्या आ रहा है? 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। तो बड़ा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है 3542, 3542 आ रहा है। ठीक है, तो अंडर रूट बनाया पहले, उसमें लिखा आपने 3542 डिवाइड बाय 7, और उसमें से आपने मीन का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो मीन की एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है उसको मैं फर्दर कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है ना? तो पहले आप देख लें कि अंडर रूट में क्या आ रहा है, 3542/7 माइनस 132/7 का स्क्वायर, ये आ रहा है 7370/49। अंडर रूट में आपके पास आ रहा है 7370 डिवाइडेड बाय 49, एंड अंडर रूट ऑफ दिस आंसर दिस इज 12.26। ठीक है ना? 12.264 यानी कि करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स 12.3 ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है भाई, ये आपका पार्ट 1 हो गया। इस बात में बेटा कोई मसला? बताएं, कोई स्टेप रिपीट करना है तो बताओ। उसके बाद बेटा पार्ट 2 क्या कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द मीन मीडियन और मोड यू कंसिडर वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू रिप्रेजेंट द डेटा इन दिस केस। सिर्फ स्टेट करना है 1 मार्क के लिए। ठीक है, और फिर अगले ही पार्ट में उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि भाई जो 2 मेथड्स आपने इस्तेमाल नहीं किए उनका रीजन क्या है। तो एक एक रीजन बताने का 1 1 मार्क हो जाएगा। तो वैसे तो पार्ट 2 में जैसे स्टेट करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दूं बेटा। सबसे पहली बात ये बेटा कि मीन के साथ एक इशू ये होता है कि मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे बेटा कितने स्टूडेंट्स हैं? 7 स्टूडेंट्स हैं।
और बताया जा रहा है कि इनको इतने मिनट्स लगे एक गेम पर प्रोफिशिएंट होने में, एक गेम पर एक्सपर्ट होने में, गेम को सीखने में अच्छे से। एक बच्चा ऐसा है जिसको बेचारे को 48 मिनट्स लग गए। बाकियों को देख रहे हो आपके, एक को 15 मिनट लग रहे हैं, एक को 19 मिनट लग रहे हैं, 14, 10, 16, ये सब चीजें। एक बच्चा बेचारा ऐसा है जिसको नहीं इतना अच्छा खेलना आता था, या फिर वो सीख नहीं पाया सही टाइम, मतलब वो सीख नहीं पाया जो है कम टाइम में। एक बच्चा बेचारा ऐसा है जिसको 48 मिनट्स लग गए भाई। तो मीन जो है बेटा वो एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से इफेक्ट होता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि मीन जो है, मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये समझो मीन का एक नुकसान है, मीन का एक डिसएडवांटेज है। मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है ना। मैं मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल क्लास में जो है वो 5-6 बच्चों का असेसमेंट कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसमें सब जो है वो पास हो गए हैं और बहुत हाई स्कोर लेकर आए हैं। ठीक है, 80% एंड अबव। लेकिन एक बच्चा ऐसा है बेचारा जो कि फेल हुआ है, तो उसको अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा, एक्सट्रीम वैल्यू है कि वो फेल हुआ है, बाकी सब बच्चे 80% अबव लेकर आए हैं, तो उस एक स्कोर की वजह से, एक जो फेल हुआ है बच्चा, उसकी वजह से क्लास का एवरेज खराब होगा ना भाई। तो फिर ये बोलना तो अच्छी बात नहीं होगी ना कि ऑन एन एवरेज मेरी क्लास इस तरह पढ़ रही है, इतना कम स्कोर कर रही है। वो एक बच्चे की वजह से जो है वो मीन इफेक्ट हुआ है। ये बात समझ आ रही है? मतलब यूजुअली क्या है, उस क्लास में सारे बच्चे 80% अबव लेकर आते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो बेचारा फेल हो गया भाई। नहीं उसने इतनी मेहनत की, नहीं उसने इतना अच्छा पढ़ा, अगले असेसमेंट में कर लेगा परफॉर्म, लेकिन इस असेसमेंट में नहीं परफॉर्म कर पाया। तो मैं जो है वो उसका एवरेज जब रखूंगा, अगर मैं पूरी क्लास का एवरेज लूंगा, उसके स्कोर को इंक्लूड करते हुए, उसके मार्क्स को इंक्लूड करते हुए, तो क्लास का एवरेज तो इफेक्ट होगा ना भाई। ये बात समझ आती है? तो मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। सो एक एक्सट्रीम वैल्यू है यहाँ पे 48। ठीक है। फिर उसके अलावा अगर मोड की बात करें भाई, मोड की अगर बात करें तो कौन सी वैल्यू है जो कि मोस्ट रिपीटेड है? आपको दिख रहा है कि एक वैल्यू है जो कि 2 मरतबा आ रही है, तो मोड इज 10। लेकिन मसला क्या है मोड के साथ यहाँ पे, स्पेसिफिकली इस सवाल के अंदर, कि मोड जो वैल्यू है ना, वो इस डेटा की सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। अब जो डेटा की सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उसको यहाँ पे कंसिडर करना कोई अक्लमंदी तो नहीं होगी ना भाई। यानी कि मैं मोड को इंक्लूड करूँ, मोड मुझे पता है इट इज 10, ठीक है ना, जो कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, और वो डेटा की सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। मैं बोलूँ भाई डेटा की सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो है वो बता रही हो कि डेटा का एवरेज क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल, इसको एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस्तेमाल करना तो कोई अक्लमंदी का काम नहीं होगा ना भाई। इस बात से एग्री करते हैं? जो डेटा की सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, मैं सिर्फ ये देख के तो नहीं कह सकता ना कि यार डेटा की लोवेस्ट वैल्यू की बुनियाद पर मैं बोलूं कि ऑन एवरेज बच्चों को इतनी ही देर लग रही है। अब यहाँ पे जो डेटा की लोवेस्ट वैल्यू है वो क्या है कि कम से कम टाइम में बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर गेम सीखने में प्रोफिशिएंट हो गए, एक्सपर्ट हो गए। दो बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, उन्हें कम से कम टाइम के अंदर जो है वो सीख लिया गेम को। लेकिन मैं सिर्फ इस चीज की बुनियाद पर बेटा मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि बाकी बच्चों का भी एवरेज ऐसा ही चल रहा है, पूरी क्लास का एवरेज ऐसा चल रहा है। इस बात से एग्री करते हैं? बताएं। यानी कि इसको एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस्तेमाल करना, डेटा का एवरेज बताने के लिए, ये मोड की वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल करना जो कि एक सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, ये इस्तेमाल करना कोई अक्लमंदी का तो काम ना हुआ ना। ठीक है ना। तो मोड भी हम क्या कर रहे हैं, इस केस में इनकाउंटर नहीं कर रहे हैं। तो पार्ट टू में जस्ट मैं क्या करूंगा, पार्ट टू के अंदर जस्ट स्टेट करना है। तो पार्ट टू में बेटा क्या हो जाएगा, मोस्ट इफेक्टिव वुड बी मीडियन। मोस्ट इफेक्टिव थिंग वुड बी मीडियन। मीडियन को आप इस्तेमाल करें तो वो सबसे इफेक्टिव रहेगा, मीन और मोड इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। पार्ट टू में इसकी रीजनिंग मैं समझाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा मैं एज एन आंसर। लेकिन एक तो मैंने जस्ट यहाँ पे एक बात लिखवाई थी कि मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेनेशन की घर से लिखवाया है। असल सिर्फ पार्ट टू में आपने एक मार्क के लिए आंसर बता देना है, डेट इज मीडियन। ये बात समझ आ रही है? बड़ा बताओ। अच्छा, मीडियन अगर निकालना भी हो, मैं आपको अगर अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट दे दूं भाई कि मीडियन निकाल लो, तो पहले आप क्या करोगे, सारी ऑब्जर्वेशंस को बेटा एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो मीडियन निकाल लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई मीडियन क्या है, मैं आपसे पूछूं कि भाई मीडियन भी निकाल के दिखा दें, तो पहले दो ऑब्जर्वेशन लिखी, 10, फिर उसके बाद 15 है, सॉरी 14 है। ठीक है ना, 14 के बाद फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 19 है, एंड देन लास्ट में 48 है। ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया जनाब, मैंने जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को लिख दिया। अब एन क्या है बेटा, मेरे पास 7 है।
तो पहले हम क्या करेंगे, n+1/2 th वैल्यू। ठीक है भाई, तो n की जगह रख देंगे 7। तो ये 8/2 यानी कि 4 आ रहा है, फोर्थ वैल्यू। तो जब n+1 कंप्लीटली ओवर टू की वैल्यू जब इंटीजर आती है तो मीडियन इज द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। ये रूल मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। तो ये एक इंटीजर वैल्यू आ रही है 4। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4, यानी कि जो मीडियन की वैल्यू है उससे लेफ्ट में भी आपको दिख रहा है 3 ऑब्जर्वेशन है, उससे राइट में भी आपको दिख रहा है 3 ऑब्जर्वेशन है। यानी कि डेटा का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट हो गया ये। ठीक है ना, बिल्कुल डेटा का मिड पॉइंट हो गया। तो 15 इज द मीडियन। अगर पूछा गया होता भाई कि मीडियन क्या है, तो फिर मीडियन निकाल के इस तरह बता देते कि मीडियन इज 15। ये बात समझ आ रही है? बड़ा बताएं जल्दी से। अभी जस्ट यहाँ पे एज अ रिक्वायरमेंट पार्ट 2 के अंदर क्या है कि एक मार्क के लिए बस स्टेट कर देना था कि मीडियन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये बात समझ आ रही है? बेटा बताओ। फिर पार्ट 3 में कह रहा है फॉर ईच ऑफ द टू मेजर्स ऑफ एवरेज यू डिड नॉट चूज इन पार्ट 2, गिव अ रीजन व्हाई यू कंसिडर इट इन अप्रोप्रिएट। तो एक तो बेटा मैंने बता दिया आपको कि मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो सवाल के पर्सपेक्टिव से, सवाल के साथ लिंक करके बात समझानी है। सबसे पहली बात मैं कह दूंगा कि मीन इज अफेक्टेड बाय मीन इज अफेक्टेड बाय एन एक्सट्रीम वैल्यू 48। यानी कि स्पेसिफिकली बेटा सवाल के सिनेरियो के हिसाब से लिंक कर दिया कि वो एक्सट्रीम वैल्यू 48 है। अच्छा, अब ये जो बेटा एक्सट्रीम वैल्यू होती है ना, या तो कोई एक्सट्रीमली हाई वैल्यू है या फिर एक्सट्रीमली लो वैल्यू है, उसको हम आउटलायर कहते हैं। स्क्रीन पे लिखा आ गया 48। स्क्रीन थोड़ी स्लो चल रही है जरा। मीन इज अफेक्टेड मीन इज अफेक्टेड बाय एन एक्सट्रीम वैल्यू 48। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा जो एक्सट्रीमली हाई वैल्यू जो डेटा की होती है या फिर कोई एक्सट्रीमली लो वैल्यू होती है उसको आउटलायर कहते हैं। आउटलायर निकालते किस तरीके से हैं, ये सब डिटेल जो है बेटा आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, जो टॉपिक नंबर 2 है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसमें आपको ये सारी चीजें लिखवाऊंगा और समझाऊंगा। सो जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है बेटा उसको हम आउटलायर कहते हैं। तो यहाँ पे जस्ट अगर ये भी लिख दो कि मीन इज अफेक्टेड बाय एन एक्सट्रीम वैल्यू 48, तो भी इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने मोड को बेटा क्यों नहीं इस्तेमाल किया। मोड को हमने भाई इसलिए इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज मोड में जो है वो क्या है, मोड इज द लोवेस्ट वैल्यू ओवर हेयर। तो आप कहते हैं कि मोड इज 10 विच इज द लोवेस्ट विच इज द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट विच इज द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट। और जो डेटा सेट की जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी उसको एज एन एवरेज बताना जो है कोई अक्लमंदी का तो काम नहीं हुआ ना भाई। ये बात है। तो इट इज द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट। सो ये आपका पार्ट 3 हो गया फॉर 2 मार्क्स। एक मार्क बेटा इस चीज का कि मीन का रीजन बता दिया, एक मार्क इस चीज का कि मोड का रीजन बता दिया। ये बात समझ आ रही है बेटा बताओ। सर मीडियन निकालना जरूरी था यहाँ पे? नहीं बेटा नहीं। मीडियन बेटा मैंने अपनी तरफ से मैंने आपको समझो एक अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट दी कि मीडियन निकाल के बताओ। मीडियन पूछा नहीं था यहाँ पे कि क्या है। पार्ट 2 में जस्ट बताना था कि मीन, मीडियन और मोड में से कौन सी चीज यहाँ पे इस्तेमाल करना वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन और मोड इस्तेमाल करना उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा जितना मीडियन इस्तेमाल करना होगा। ये बात समझ आ रही है बेटा बताएं? कोई इशू बेटा? इस पूरे पेज की वर्किंग कॉपी कर ली? बताओ। स्क्रीन बेटा थोड़ी स्लो चल रही है जी, मुझे पता है। वो मैं जरा एक काम करता हूँ, इंटरनेट रिस्टार्ट करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देखना है हमने। इतना कॉपी कर लें बेटा, हो जाए तो बताएं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं और फिर एंड करते हैं क्लास। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या कह रहा है बेटा कि एस्मे नोटेड द टेस्ट मार्क्स एक्स ऑफ 16 पीपल इन अ क्लास। शी फाउंड दैट द समेशन ऑफ एक्स इज 824 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाज 6.5। ठीक है बेटा, आपको जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया हुआ है 6.5, एन आपको बताया हुआ है कि 16 के बराबर है, और समेशन ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 824। तो पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द समेशन ऑफ x-50 एंड समेशन ऑफ x-50 का स्क्वायर, यानी कि x-50 के स्क्वायर का सम। तो बेटा मैं एक काम करता हूँ, सवाल को आसान बनाने के लिए लेट्स टेक अ सब्स्टिट्यूशन t इज इक्वल्स टू x-50। ठीक है भाई। तो मुझसे कहा जा रहा है कि रिक्वायरमेंट में क्या है, कैलकुलेट द समेशन ऑफ t एंड कैलकुलेट द समेशन ऑफ टी स्क्वायर। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताएं। सिंपल सी बात। मैंने क्या किया, सवाल को सिंपल बना दिया भाई, जैसा हम करते हुए आ रहे हैं जिस अप्रोच के साथ अब तक। t इज इक्वल टू x-50।
सवाल का ओरिजिनल वेरिएबल बेटा एक्स का है, ठीक है, और हमारा सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल जो कि कोडेड वेरिएबल है वो टी है, ठीक है भाई। तो सेंस मैं कह सकता हूँ बेटा कि t इज इक्वल टू एक्स माइनस 50। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि t बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 50। इस बात से एग्री करते हैं बेटा, सिंपल सी बात, ठीक है। क्योंकि मीन आपको पता है बेटा इट अफेक्ट्स द सेम वे। तो टी बार का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, समेशन ऑफ टी ओवर एन। एक्स बार का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, समेशन ऑफ एक्स ओवर एन एंड देन माइनस 50। अब आपको बेटा क्या निकालना है, जब कहा जा रहा है कि समेशन ऑफ एक्स माइनस 50 निकालो, सो दिस एसेंशियली मीन्स कि समेशन ऑफ टी निकालो, ठीक है भाई। जो समेशन ऑफ टी अननोन है वही तो निकालना है एक तरीके से। एन बेटा 16 के बराबर है, और समेशन ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 824 के बराबर, मतलब कि 824 ओवर 16 एंड देन माइनस 50। ठीक है बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा कि समेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये 16 जाके पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ व्हाट, लिखें कैलकुलेटर में, 824 ओवर 16 माइनस 50। तो बेटा 3/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 को बेटा मल्टीप्लाई करा दें विथ 1.5, तो ये आ रहा है 24। समेशन ऑफ टी 24 है। अब देखो सवाल में कहीं टी था नहीं, है टी तो हमने अपनी तरफ से लिया है ना। आप चाहते तो वाई ले लेते, जी ले लेते, कुछ और ले लेते, एक्स के अलावा कोई सी भी चीज ले लेते। तो समेशन ऑफ टी 24 के बराबर आ रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट में क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस 50 है ना। तो देयर फॉर मैं कह दूंगा कि समेशन ऑफ एक्स माइनस 50 इज 24। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताएं, सिंपल सी बात है, कोई मसला यहाँ तक। फिर मैंने निकालना है समेशन ऑफ टी स्क्वायर। अच्छा, वो कहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है बेटा, जब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टी का अगर फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लो। भाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टी का अगर आप फॉर्मूला बनाएं तो आपको क्या दिखेगा कि अंडर रूट बनाया पहले, उसमें लिखा आपने समेशन ऑफ टी स्क्वायर ओवर एन माइनस टी बार का होल स्क्वायर, यानी कि मीन ऑफ टी का होल स्क्वायर, यानी कि समेशन ऑफ टी ओवर एन का होल स्क्वायर। तो बेटा बात क्या है कि t इज इक्वल टू एक्स माइनस 50, यानी कि बेटा सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन की वजह से आपको पता है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता। तो आप सिंपली ये कह देंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ t इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताओ, सिंपल है। यानी कि सवाल में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया हुआ है 6.5 के बराबर, वही चीज हो जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ t। ये बात समझ आती है बेटा, बताएं, सिंपल सी बात। तो मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए कह सकता हूँ कि 6.5 इज इक्वल टू, पहले मैंने अंडर रूट बनाया, उसमें समेशन ऑफ टी स्क्वायर बेटा अननोन है, वही तो निकालना है, वही तो अननोन है, ठीक है, अपॉन 16 माइनस टी बार का होल स्क्वायर, यानी कि मीन ऑफ टी का होल स्क्वायर, यानी कि समेशन ऑफ टी ओवर एन का होल स्क्वायर, यानी कि 24 ओवर 16 का होल स्क्वायर बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये बात समझ आती है बेटा, बताओ, जल्दी जल्दी, हरी अप क्विक, आसान उर्दू आसान इंग्लिश में। ठीक है बेटा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और समेशन ऑफ टी स्क्वायर निकालना है। तो पहले बेटा अंडर रूट हटाना पड़ेगा ना। सो अंडर रूट हटाने के लिए यू हैव टू टेक होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि 6.5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ टी स्क्वायर ओवर 16 माइनस 24 ओवर 16 का होल स्क्वायर। यानी कि बेटा मैं कह सकता हूँ कि समेशन ऑफ टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 6.5 का स्क्वायर प्लस 24 ओवर 16 का स्क्वायर, और ये पूरी चीज कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो रही है बेटा 16 के साथ। ये बात समझ आती है बेटा, बताओ। तो 6.5 का स्क्वायर प्लस 24 ओवर 16 का स्क्वायर, जो कुछ आ रहा है बेटा इसको 16 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये 712 के बराबर आ रहा है। समेशन ऑफ टी स्क्वायर बेटा 712 के बराबर आ रहा है। लेकिन सवाल में कहीं टी नहीं था बेटा, सवाल में कहीं टी नहीं था, टी तो हमने अपनी तरफ से लिया है। सो देयर फॉर हम कहेंगे कि समेशन ऑफ एक्स माइनस 50 होल स्क्वायर्ड इज 712। ये बात बेटा क्लियर हो रही है, बताओ जल्दी से। ये आपका पार्ट वन हो गया, ये आपकी पार्ट वन की दो रिक्वायरमेंट्स थी। क्लियर होता है बेटा, बताएं, कोई ऐसा स्टेप जो रिपीट करना हो तो प्लीज काइंडली बताओ, मैं फिर समझा दूं। ये क्लियर हो गया बेटा सबको। उसके बाद बेटा पार्ट टू क्या कह रहा है कि 1% डिड द टेस्ट लेटर एंड हर मार्क वॉज 72। यानी कि उसी तरह बेटा एडजस्टमेंट करनी जिस तरह पीछे एक सवाल में देखा था हमने। तो 1% डिड द टेस्ट लेटर एंड हर मार्क वॉज 72। कैलकुलेट द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल 17 पीपल। तो अब बेटा उसी तरह करेंगे कि ओल्ड इन्फॉर्मेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन का कंपैरिजन कर लेंगे।
ओल्ड इंफॉर्मेशन जो बेटा हमें दी हुई थी, उसमें हमारे पास एन जो है बेटा वो 16 था। अब एक न्यू स्टूडेंट आ गई है, तो न्यू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बेटा एन आपका 17 हो जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं बेटा, बताएं। ठीक है। अच्छा, अब बेटा बात क्या हो रही है कि सवाल में कहीं टी था? बिल्कुल भी नहीं था, हमने तो अपनी तरफ से लिया था ना। तो ये जो सवाल में बेटा एडजस्टमेंट हो रही है, ये एक न्यू वैल्यू ऑफ एक्स आ रही है। 72 क्या है? 72 इज द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि सवाल की जो बेटा एक्चुअल वेरिएबल है ऑब्जर्वेशन में वो एक्स है ना बेटा। तो ये जो 72 का स्कोर आया है बेटा, ये दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताएं। सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या करना है, आई नीड टू फाइंड द न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल 17 पीपल। यानी कि न्यू एक्स बार निकालना है, न्यू एक्स बार निकालना है बेटा, और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है। ये बात समझ आती है बेटा, बताओ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोडिंग की हेल्प ले लूंगा, जिस तरह मैंने सवाल को आसान बनाया था अपने लिए। ठीक है भाई। तो ओल्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से बेटा सम ऑफ द टी वैल्यूज वॉज, ओल्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से टी का सम बेटा क्या था? ओल्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से टी का सम हमारे पास आया था 24। ठीक है। अब एक न्यू वैल्यू ऑफ टी बेटा लेके आनी होगी। मैं कह सकता हूँ कि भाई ओल्ड वैल्यू, जो ओल्ड समेशन ऑफ टी है बेटा, उसके अंदर अगर आप न्यू वैल्यू ऑफ टी ऐड कर दो, तो यू विल बी एबल टू गेट द न्यू वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ टी। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताएं। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए बात यहाँ पे करके समझा रहा हूँ कि ओल्ड समेशन ऑफ टी है बेटा 24, न्यू वैल्यू ऑफ टी क्या है ये भी नहीं पता। और वो निकालें कैसे? भाई क्योंकि न्यू वैल्यू ऑफ एक्स बेटा 72 है, एक्स की हर वैल्यू में से 50 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जाके टी आ जाता है। तो मैं कहूंगा न्यू वैल्यू ऑफ टी क्या हो जाएगी बेटा? 72 - 50 हो जाएगी। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताएं। यानी कि 24 के अंदर बेटा 72 ऐड कर दो और 50 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो न्यू समेशन ऑफ टी आ गया है 46 के बराबर। ये बात बेटा क्लियर होती है, बताओ। दिस इज द न्यू समेशन ऑफ टी। और न्यू एन जो है बेटा, न्यू एन आपके पास 17 है। तो सिंस हमें पता है बेटा कि टी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 50, तो हम कहेंगे कि टी बार विल बी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस 50। तो टी बार की जगह बेटा लिखेंगे समेशन ऑफ टी ओवर एन। एक्स बार अभी अननोन रख देते हैं, वही तो निकालना है, वही तो नहीं पता, वही तो निकालना है, रिक्वायरमेंट है। एंड देन माइनस 50। तो बेटा न्यू समेशन ऑफ टी क्या आ गया है? 46। और n आपके पास जो है बेटा 17 के बराबर है। दिस विल बी इक्वल टू एक्स बार माइनस 50। लिहाजा एक्स बार विल बी इक्वल टू 46/17 प्लस 50। बोलो बेटा, ये बात समझ आई? 46/17 प्लस 50 कितना हो जाएगा बेटा, चेक करें। ये आपके पास हो गया 896/17, यानी कि करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है 52.7। न्यू मीन ऑफ एक्स जो है बेटा 52.7, यानी कि न्यू वैल्यू ऑफ एक्स बार हमारे पास 52.7 आ गई। 52.7 मार्क्स। ठीक है भाई। ऐसे एक यूजुअल तरीका है कि सवाल के जो यूनिट्स हैं वो भी लिख दिया करो। लेकिन अगर किसी सवाल में फॉर एग्जांपल अगर यूनिट नहीं लिखे तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन एक आदत बना लो कि यूनिट्स लिख लिया करो। अगर सवाल में यूनिट्स पता है, अगर सवाल में यूनिट्स पता है आपको, यूनिट्स अगर दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो आप यूनिट्स लिख दीजिए आंसर। एक्स बार हमारे पास 52.7 आ रहा है, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बात समझ आ रही है? बड़ा बताएं जल्दी से। ठीक हो गया। अब जो है मैं न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टी निकालूंगा बेटा। इतनी वर्किंग कॉपी कर ली तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। उसके बाद बेटा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो ये पार्ट वन की वर्किंग बेटा मैं रेस कर देता हूँ। पार्ट वन के जो आंसर्स लिखे हुए हैं वो लिखे रहने देंगे, उसको हमने इस्तेमाल कर लेना। ठीक है भाई। तो क्या है बेटा कि t इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 50 है। ठीक है बेटा। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकालना है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टी और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बेटा बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे। वंस अगर मैं स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टी निकाल लूंगा, तो दिस मींस दैट कि मैं स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स भी निकाल लूंगा। ठीक है बेटा। तो जो इन्फॉर्मेशन है बेटा वो हमें टी के हिसाब से दी हुई है। तो न्यू और ओल्ड इन्फॉर्मेशन का बेटा आप कंपैरिजन करें। तो ओल्ड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो बेटा समेशन ऑफ टी स्क्वायर बेटा किसके बराबर आया था?
समेशन ऑफ टी स्क्वायर वॉज 712। ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने न्यू समेशन ऑफ टी स्क्वायर निकालना है, तो ओल्ड जो समेशन ऑफ टी स्क्वायर है उसके अंदर बेटा न्यू वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर ऐड कर दूंगा, तो जाके मेरे पास न्यू समेशन ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताएं। यानी कि ओल्ड समेशन ऑफ टी स्क्वायर दिया हुआ है बेटा 712, इसके अंदर न्यू वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। न्यू वैल्यू ऑफ एक्स बेटा 72 है। ठीक है ना। तो 72 में से 50 निकालें तो वो टी आ जाता है। तो न्यू वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 72 माइनस 50 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है। यानी कि 712 में बेटा 22 स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1196। दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ टी स्क्वायर 1196। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताओ। इस बात से एग्री करते हैं। दिस इज द न्यू समेशन ऑफ टी स्क्वायर। तो अब बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी क्या हो जाएगा। पहले अंडर रूट बनाया, उसमें लिखा समेशन ऑफ टी स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन ऑफ टी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो न्यू समेशन ऑफ टी स्क्वायर हमारे पास आ गया है अब। ठीक हो गया। और एन बेटा 17 के बराबर है। और माइनस कर देंगे न्यू मीन ऑफ टी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, जो कि 46/17 एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू फर्दर कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं हम। तो अंडर रूट में बेटा क्या चीज़ आ रही है, लिखें कैलकुलेटर में, 1196/17 माइनस 46/17 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अंडर रूट में आ रहा है 18216 डिवाइडेड बाय 289। तो अंडर रूट ऑफ दिस आंसर इज 7.939। ठीक है बेटा, यानी कि करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स 7.94 हो गया। करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स 7.94 मार्क्स। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताओ। सिंपल है। कोई स्टेप बेटा रिपीट करना है तो प्लीज काइंडली बता दें। ठीक है। इसी तरह बेटा एडजस्टमेंट्स हमने करनी है ओल्ड और न्यू इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हुए। ये मैंने यहाँ पे पूरी क्या की है, स्टैंडर्ड डिवीजन, न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने की वर्किंग की है, जो कि आपके पास ये न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स आ गया। जो न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टी आया है, दिस इज द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है बेटा, बताएं। क्योंकि बेटा सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे ना, क्योंकि बेटा सवाल में जो कोडिंग है वो सब्ट्रैक्शन वाली है ना, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टी और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स सेम रहेगा। ये बात क्लियर हो रही है बेटा, बताओ। सिंपल है भाई। तो आज के लिए बेटा यहीं रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अल्लाह हाफिज। कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।